आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए न केवल सिर्फ एक सशक्त माध्यम है अपनी समस्याओं को कहने का, अपितु यह चैनल ऐसा एक माध्यम है जो आपकी समस्याओं के लिए ग्राउंड स्तर पर कार्य भी करता है। हमारे जो भाई बहन हैं जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन पाता है, उनकी समस्याओं को माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के सम्मुख रखा गया, आदरणीय गुलाब देवी जी, और उन्होंने इस बाबत शासन को पत्र लिखा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिक्षा निदेशक महोदय ने भी, चाहे वो चौरसिया सर हो चाहे शिक्षा निदेशक महोदय हों, दोनों लोगों ने अपनी सहमति दी और अपने लेटर पैड पे ये मामला लिख करके शासन को प्रेषित किया। सबसे अहम बात यह है कि इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार हुआ, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन की समस्याओं से जूझ रहे विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 4,30,000 है। ठीक है ना। आप लोग सब्जेक्ट कम्बिनेशन से परेशान हैं, लेकिन आपको पास आंकड़े नहीं होंगे कि केवल आप ही नहीं हो बल्कि और भी 4,30,000 हैं। ठीक है ना। तो इन विद्यार्थियों की समस्याएं उनको प्रेषित की गई और इसके बाबत एनसीटीई को पत्र लिखा गया और एनसीटीई ने जो सूचना प्राप्त हुई है कि आप सभी लोगों को इस पर सहमति दे दी है। ठीक है ना, कि आप किस विषय में अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जरूरी संशोधन आदि, क्योंकि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम जो 2023 का बनाया जा रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसमें कई धाराओं उपधाराओं को लेकर के विवादों की स्थितियां हैं। जाहिर सी बात है, विवाद होना भी जायज़ बनता है, क्योंकि इसमें सब कुछ प्रबंध तंत्र पे डाल दिया गया और प्रबंध तंत्र मनमानी करेगा, है ना, सीधी सी बात है। और दूसरा ये है कि मान लीजिए कि अगर खुन्नस बस, ठीक है, इससे तानाशाही बढ़ेगी, वसूली का जरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो ये समस्या आएगी। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों का ये विरोध है कि हमारी धाराएं जोड़ी जाएं, और इसके लिए आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से आज मुलाकात करने का भी जो है समय निकाला गया है। तो टीम के सदस्यों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मुलाकात भी की जाएगी। आप सभी लोगों को काफ़ी सारी अपडेट्स देनी है, ख़ास तौर पर हमारे बीएड के भाई बहनों के लिए जिनके मन में एक निराशा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जैसे एक राज्य एक देश एक कानून के लिए एक विधेयक एक कमेटी बनाई गई, ठीक है ना, वैसे ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें रिटायर्ड आपके सुप्रीम कोर्ट के जज और 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। वो इस पर विस्तृत रिपोर्ट अपनी 3 दिन के भीतर देंगे। ठीक है ना, इसको बाकायदा अध्ययन करके, और इसमें एक शिक्षा शास्त्री भी है, ठीक है, जो कि आप सभी लोगों की समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिज कोर्स की अहमियत और उसकी ज़रूरत, इन सभी मुद्दों पर विचार करेंगे। और पीआरटी में बीएड डिग्री धारकों को किस तरीके से वैलिड किया जाए, क्योंकि एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाती है तब उसका प्रस्ताव लागू होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस कमेटी में सभी राज्यों के एक शिक्षा मंत्रियों को भी सम्मिलित किया गया है, जो आपकी मीटिंग 26 तारीख को होने चल रही है। इन तमाम चीज़ों को जब रिपोर्ट फाइनल करके फाइनल सबमिशन होगा, सबमिशन होने के बाद कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। तो अब इस पर जो विचार होगा वो आपकी कमेटी के माध्यम से होगा। कमेटी क्या पॉजिटिव रिपोर्ट देती है, क्या चीज़ें उसमें उल्लेखित करेगी, किस तरीके से नियमों का पालन करते हुए आरटीए एक्ट को संशोधित किया जाए या अध्यादेश लाया जाए या बीएड विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य किया जाए, किस तरीके से वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, ये सारी चीज़ें आगे के प्रोसेस में डाल दी गई हैं। अभी एक देश एक कानून पॉसिबल नहीं है, इसीलिए, क्योंकि अभी इसको कमेटी पर विचार करने के लिए आपने देखा होगा कि विपक्षी दलों के भी कई नेताओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। सभी को एक मत होकर के सहमति बनानी होगी, तभी ये विधेयक जो है वो संसद में पेश हो सकता है। उसी तरीके से आपका आरटीए एक्ट भी, क्योंकि ये राज्यों का भी मसला है,
केवल केंद्र सरकार का मसला नहीं है, ठीक है ना, ये राज्यों का भी मसला है। इसलिए राज्यों को भी एक प्रतिनिधि के तौर पे इसमें सम्मिलित किया गया। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट अब बीएड विद्यार्थियों के लिए कार्य भी कर रही है और वो कार्य दिख भी रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेताओं के जब बयान आने शुरू हो गए, ठीक है ना, और नेताओं का जब सपोर्ट शुरू हो गया, सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं विपक्षियों का भी जब सपोर्ट शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात है उसमें हम लोगों की जो एक्टिविटी थी वो थोड़ा और बढ़ जाती है और उत्साह भी बढ़ता है, ठीक है ना। आप सभी लोग सो रहे हैं वो मुझे पता है, ठीक है ना, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि संसद का विशेष सत्र चल रहा है। इसी विशेष सत्र में हम सभी लोगों को अपनी विजयश्री सुनिश्चित करनी है और ये पहला पड़ाव हम सभी लोगों ने पार कर लिया है, ठीक है। और विस्तृत बेंच में सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि अभी पुनर्विचार याचिका पड़ी है, इसकी नोटिस जो है वो हम लोगों ने एक ज्ञापन एमएचआरडी और एनसीटीई को भी दे दिया था कि हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका करी है, ठीक है। और ये रूल डायरेक्शन का जो याचिका है उसमें 7 राज्य सम्मिलित हैं, ठीक है ना, 7 राज्य सम्मिलित हैं कि आप डायरेक्शन दीजिए। जाहिर सी बात है डायरेक्शन अगर क्लियर होगा तो इन चीज़ों को लेकर के एनसीटीई को बोला जाएगा। सीधी चीज़ है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कि एनसीटीई इस चीज़ को क्लियर कर दे, और एनसीटीई तभी अपनी गाइडलाइन को क्लियर करेगा जब एमएचआरडी उसको सहमति देगी। इसीलिए एनसीटीई के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और इसमें जो कार्यप्रणाली अपनाई गई है वो सुगमतापूर्वक बीएड विद्यार्थियों को पीआरटी में सम्मिलित करने के लिए जरूरी है, ठीक। और सर्वोच्च न्यायालय में ये वितर्क रखने के लिए पर्याप्त होगा कि राज्यों की भी सहमति है। कई राज्य चाहते हैं कि बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए, साथ ही साथ एनसीटीई भी और शिक्षा मंत्रालय भी, और उसके साथ साथ जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया है उसमें शिक्षाविद भी हैं, उसमें रिटायर्ड जज भी हैं, उसमें अधिकारीगण भी हैं। सभी लोगों की सहमति से ये कार्य हो रहा है। केंद्रीय कार्य समिति को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जाहिर सी बात है ये आप सभी लोगों के भले के लिए है, आप सभी लोगों के हित के लिए है। आप लोग उत्साहित होकर के इस चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बीएड की एकता को लेकर के और उसके हितों को लेकर के हम सभी लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं। केवीएस पीआरटी हो चाहे बीपीएससी हो, ठीक है ना, बीपीएससी में भी अब नीतीश जी के सुर बदले से नज़र आ रहे हैं कि वो बीएड विद्यार्थियों के पीछे खड़े हो गए जाकर के, ठीक है ना, और उनके हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विपक्षी जो मतलब आपके सुशील कुमार मोदी जी हैं, विपक्षी नेता प्रतिपक्ष, और साथ ही साथ चिराग पासवान जी, इन्होंने डायरेक्ट जो है बीएड विद्यार्थियों के समर्थन में बयान दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक भी नेताओं के माध्यम से भी पहुंचाई गई कि विद्यार्थियों की क्या समस्याएं हैं, इसमें गलतियां किसकी हैं, कहां पे फॉल्ट हो गया, किस तरीके से बीएड विद्यार्थियों को आज दंश झेलने के लिए मिल रहा है। अगर फौरी तौर पे आप सभी लोगों को राहत दे दी जाए तो मामला एकदम पेचीदा बन जाएगा, ठीक है ना। फौरी तौर पे राहत देने की बात सामने अभी तक आई भी नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर है कि आप सभी लोगों को सम्मिलित करने के लिए जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वो कानूनी प्रक्रिया आप सभी लोगों को पीआरटी के इस दर्द से मुक्ति दे देगी, ठीक है। और आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हो जाओगे। सम्मिलित होने के बाद तो जाहिर सी बात है सब बल्ले बल्ले ही है, फिर इसको ना तो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी और ना ही कहीं और, ठीक है ना, क्योंकि ये मुद्दा पहले ही इस केंद्र के माध्यम से और संसद के माध्यम से पारित होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कानूनी दांव पेच में और साथ ही साथ वैधानिक चुनौतियों का सामना करते हुए इस पूरे प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है और इसमें केंद्र सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विस्तृत बेंच में याचिका जाने के बाद इसमें एमएचआरडी डायरेक्ट पैरवी करेगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूं कि आप लोग उत्साहित होकर के, क्योंकि ये हम लोगों का पहला पड़ाव पार हो चुका है। और जैसे चंद्रयान 3 42 दिन की अपनी यात्रा पर जाने के बाद धीरे धीरे तब जाकर के चांद की सतह पर उतरा, उसी तरीके से अब हम लोगों ने धीरे धीरे अपना कारवां बढ़ाना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी ही हम सभी लोग भी आरटीए एक्ट के संशोधित सतह पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करा देंगे, ठीक है ना। आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के।
एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका अब पेंडिंग में है, ठीक है ना। अब उसकी जितनी भी समस्याएं थी उन सभी समस्याओं का निराकरण होना शुरू हो गया। सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा था आपके एलिजिबिलिटी को लेकर के, क्योंकि उन्होंने कहा भैया हमको सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, अगर ये हमको डिस्क्रिप्टिव में मंजूरी दे दें तो मामला साफ हो जाए। इस पर शासन का स्पष्ट कहना था कि सैद्धांतिक मंजूरी क्या होती है ना। अब इसको अगर सीधे सीधे शब्दों में एक्सप्लेन किया जाए तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, है ना। तो इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि शासन जो मंजूरी देता है वो सैद्धांतिक ही देता है, ठीक है ना। और जिन जिन डिग्रियों को लेकर के विवादों की स्थितियां थी, क्योंकि 193 नई डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है जिसे यूजीसी के द्वारा अप्रूवल प्राप्त है, मतलब वो अप्रूव्ड है, ठीक है ना। और उन सभी डिग्रियों को आपके एलटी और जीआईसी आदि में सम्मिलित किया गया है। तो आप सभी लोगों के लिए कंपटीशन की चुनौतियां भी ज़्यादा होंगी, है ना। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जितने भी विषय विशेषज्ञता को लेकर के विवादों की स्थितियाँ थी, क्योंकि यही विवाद आपका एपीएस में था, यही विवाद आपका पीसीएस में था और यही विवाद आपका आरओ में था, ठीक है ना। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब लोक सेवा आयोग के पास कोई बहाने नहीं शेष रह गए हैं, ठीक है। और जिन जिन चीज़ों को लेकर के इनके पास बहाने थे उन सभी चीज़ों का निराकरण माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से करवा लिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं इसमें। अब आपका विज्ञापन आना सुनिश्चित हो चुका है, बहुत जल्दी ही आपका ये विज्ञापन जारी होगा। एपीएस के आवेदन आदि आपके शुरू होने वाले हैं आज से ही शुरू हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके आवेदन के मिड में, मतलब मध्य में, ठीक है ना। और आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो सकता है। ओटीआर आप सभी लोग कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओटीआर न करने से आप सभी लोगों को आवेदन आदि में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विषय कम्बिनेशन वाले विद्यार्थी हमारे भाई बहन बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ये मुद्दा अब उनका अकेले का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा आपके भाई का भी है, टेंशन मत लीजिए। वरद हस्त मिलेगा, आप सभी लोगों को अभयदान मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी, उसके पहले बात करेंगे प्रतीक मिश्रा की याचिका पर, जो कि यूपी टीईटी से संबंधित है। यूपी टीईटी का मुद्दा कल लगा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है ना। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे सीधे चीज़ों को देखते हुए समझते हुए इसकी तारीख आगे बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि अब संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। एमएचआरडी के माध्यम से बहुत जल्दी आप सभी लोगों को अध्यादेश भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये तमाम प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना। और चूँकि बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, महिला आरक्षण बिल पास होने चल रहा है, एक देश एक कानून पर चर्चा हो रही है, साथ ही साथ यूसीसी पे चर्चा हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये मुद्दा थोड़ा सा गौड़ होने लगा था, लेकिन इस मुद्दे को फिर से बूस्टअप किया गया कि आरटीई एक्ट को संशोधित किया जाए। अब चूंकि आरटीई एक्ट को संशोधित करना, तो इसमें राज्यों की सहमति चाहिए, ठीक है ना। एक समिति बनाई जाए, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट भी चाहिए, किस तरीके से हम बीएड विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित करें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में मेंशन है इस बात का। ध्यान से सुनिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि आप प्रॉपर एक कमेटी बनाते, उसकी रिपोर्ट लेते, उसी रिपोर्ट के आधार पर इनको सम्मिलित करते, आप बाकायदा उसमें संशोधन करते, कैबिनेट इसको पारित करते, कानून के मुताबिक इन विद्यार्थियों को जो है वो सम्मिलित करते। क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जो डीएलएड और बीटीसी वाले छात्रों के लिए जब विज्ञापन निकालते हैं तो अधिक से अधिक सीटें उनकी खाली चली जाती हैं, या तो वो मेरिट को गिरा दें, शून्य की मेरिट पे भी अगर उनका चयन कर लिया जाए तो कोई बात नहीं है ना। ऐसी परिस्थितियों से बड़े बड़े राज्य भी प्रभावित होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अभी नवंबर में ही एमपी सहित 4-5 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी है ना। तो इन प्रक्रियाओं को देखते हुए इस समय बीएड की जो मतलब मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से अब शासन उस पर एक्टिव हो गया है, और आप सभी लोगों को विजय श्री बहुत जल्दी सुनिश्चित हो पाएगी आप लोगों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी के लिए आपकी परीक्षा तिथियों की उद्घोषणा बहुत जल्दी ही होने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ है, नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का गठन अभी थोड़ा सा पेचीदा इसलिए बन गया है क्योंकि धारा 18 और धारा 21, साथ ही साथ एक नियम यह भी बना दिया गया है कि अगर कोई प्रबंधक आपको अपने पद पे चयनित नहीं कराता है तो उस पद को 1 वर्ष, अगर 1 वर्ष तक आपको रिफ्यूजल लेटर लेकर के घुमा दिया कि जब हमारे यहाँ पद नहीं रिक्त है,
है ना, तो आपके उस पद को समाप्त मान लिया जाएगा 1 वर्ष बाद। विद्यार्थी मेहनत करके नौकरी पा करके जाए और अगर इसको नियुक्ति न मिले, प्रबंधक जो है मतलब घुमा दे, 1 वर्ष तक वो बेचारा भटकता रहे, तो उसका नौकरी ही चली जाएगी। ऐसी परिस्थितियां जो है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा विकराल है। हम सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आप सभी लोगों के हित के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है ना। जो अध्यापक हैं वो तो चलिए ठीक है ना, उनके तो हित के लिए है ही। ऐसा नहीं कि केवल उन अध्यापकों के लिए ही मैटर है, ये उन विद्यार्थियों के लिए भी मैटर है जो विद्यार्थी अध्यापक बनने की रेस में या जो अध्यापक बनना चाहते हैं, ठीक है ना। चाहे वो टीजीटी के हों चाहे पीजीटी के हों, अगर आप अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नौकरी करना चाहते हो तो ये आप सभी लोगों के लिए है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को इस पर सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके नए विज्ञापन को लेकर के। नए विज्ञापन तथा शिक्षकों का पूरा डेटा शीट शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध हो गया है। अब तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 28,000 पदों का ब्यौरा है। 28,000 तदस्थ शिक्षकों का, बाकी पद कहाँ के जो 34,390 था। तो सूचना ये मिली है कि लगभग 5-6 हज़ार तदस्थ शिक्षक जो है वो पुनर्चयनित तो होकर के माध्यमिक शिक्षा संवर्चन बोर्ड के माध्यम से वो ज्वाइन कर चुके हैं। इसीलिए जो आप लोगों का 2-4 हज़ार पद माइनस में दिख रहा है वो इसी में गया, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, 2-4 हज़ार ले गए तो ले गए, लेकिन जो शेष हमारे पद हैं उन तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का ब्यौरा, चूँकि आप सभी लोगों को याद होगा बहुत पहले ही शिक्षा निदेशालय ने मांगा था कि हमें ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। और कई कई जो है मतलब आपके विद्यालयों ने, ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश के अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है, पहले वहाँ तदस्थ शिक्षक पढ़ाते थे, अब तदस्थ शिक्षकों ने वहाँ से नौकरी ही छोड़ दी, ठीक है ना, क्योंकि उनको वेतन ही नहीं दे रही गवर्नमेंट, तो कहाँ से करेंगे। और संविदा बेस पे भी अगर मतलब उनको मानदेय पे भी रखा जाए, इस पर भी सहमति नहीं बन पाई कि उनको कितना मानदेय दिया जाएगा। क्योंकि मानदेय के लिए जब जेडी वगैरह ने रिपोर्ट भेजी कि 25,000 से लेकर के 80,000 तक इनका मानदेय किया जाए, अरे तो भैया डायरेक्ट उनको टीचर ही ना बनाते, है ना, क्या मतलब बनता है। सरकार ने इसको खारिज कर दिया, सीधी सी चीज़ है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि उन विद्यालयों ने इनका अध्याचन भेजना शुरू कर दिया है। किसी विद्यालय में 11 तदस्थ शिक्षकों के पद रिक्त हैं और ये टीजीटी के पद हैं, और लगभग 8-9 जो है मतलब पीजीटी के पद रिक्त रहते हैं। अगर एक विद्यालय का औसतन पद निकाला जाए तो आप स्वयं समझ लीजिए कि एक विद्यालय में अगर 12 पद निकलते हैं, या सॉरी आपके 15 पद निकलते हैं, तो 4,500 से अधिक, 4,500 से अधिक अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। वहाँ पे टीजीटी पीजीटी के कितने पद होंगे। एक विद्यालय से औसतन 15 पद, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, औसतन 15 पद, आप 4500 में इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितने सारे पद होंगे, ठीक है ना। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी एक वैकेंसी आप सभी लोगों का इंतजार कर रही है। आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए, क्योंकि अब हम लोगों का मिशन LT, मिशन GIC और मिशन RT एक्ट, ये सारी चीज़ें अब हम लोगों के मिशन मोड पे हैं। आप लोगों के हितों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के भविष्य की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के कॉम्पिटिटिव जीवन को सुगम बनाने की बात कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को भी सहयोगात्मक रवैया अपनाना ही होगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।